ठीक है, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास आप लोग लास्ट वाला वीडियो दोनों देख चुके होंगे और बहुत स्लो स्लो क्लास चला था और एक ही चीज़ को हम दो बार रिपीट किए थे दोनों क्लास में, है ना। तो मेजरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो क्लासिफिकेशन में देखो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ना। तो हम लोग जब भी इंस्ट्रूमेंट बात करेंगे अभी, तो हम लोग मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मेजरमेंट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो भी बात करेंगे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके अलावा ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो डिफाइन किया जाता है वो ऐसा डिवाइस होता है इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसाइज वर्क के लिए यूज होता है। मतलब किसी काम को करना है तो वो तुम सही तरीके से कर सको। अब इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में बहुत सारे इसका आ सकता है। जैसे मान लो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो मान लो डॉक्टर्स यूज करते हैं सर्जरी के लिए, तो ये सारे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम जब भी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे दैट मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ रहे हैं किस चीज का पढ़ रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट है, समझ गए। तो अब देखो, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना है ना तो बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ना। तो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन का क्या है कि एक ही चीज को अलग अलग टाइप से बताया जा सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी चीज को तुम कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर को तुम उसके साइज के हिसाब से तुम बांट सकते हो, है ना। कि साइज के हिसाब से इसका इतना कैटेगरी होगा, 3 साइज में अवेलेबल होगा, कलर के हिसाब से इतने कैटेगरी में बटेगा, है ना। इसीलिए अलग अलग चीजों के हिसाब से अगर देखा जाए पैरामीटर के हिसाब से तो उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। ऐसे ही क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग किए। जैसे एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह क्लासिफिकेशन में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक। दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन आता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मतलब सिग्नल को कैसे, कंटिन्यूअस सिग्नल है या डिस्क्रीट सिग्नल है, उस पर डिपेंड होकर इंस्ट्रूमेंट होता है तुम्हारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, है ना। सिमिलरली जो तुम्हारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर क्या यूज हुआ है उस पर डिपेंड होकर इस कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फिर ऑपरेशन कैसे कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो या ऑटोमेटिक हो रहा है तो मैनुअल और ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अपने आप है या अलग से पावर देना पड़ रहा है तो सेल्फ ऑपरेटेड हो जाएगा, पावर ऑपरेटेड हो जाएगा, है ना। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले भी बता चुके हैं, है ना। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को कैरेक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी। तो अब देखो, अब हो सकता है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लो, जैसे हम कल ही एक प्रेशर गेज दिखा रहे थे, तो इन सब में से हो सकता है 2-3 कैटेगरी में वो फिट बैठता हो, है ना। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है 2-3 कैटेगरी में फिट बैठ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग का ये तुम्हारा, जब तुम जाओगे तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन पढ़ने, तो सबसे पहले तुमको ये ट्री समझना पड़ेगा, है ना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखो, पहला क्लासिफिकेशन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट पे, है ना। तो आ जाओ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। देखो एब्सोल्यूट क्या बोला जाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट नो जो समझ लो कि समझो पहला इंस्ट्रूमेंट ऐसा करके, या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इसको, और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं इसको, ध्यान में रखना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। म्यूट कर लो जिसका भी म्यूट नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, देखो इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा जा रहा है, अब ये बात समझनी है, या फिर प्राइमरी क्यों कहा जा रहा है, ठीक। तो देखो होता क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसको पहले कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना। तो कैलिब्रेशन होता क्या है जी, अब सवाल ये है सबसे पहला चीज, क्योंकि इसमें बार बार एक टर्म आएगा कैलिब्रेशन, है ना। डिवीजन का हिंदी क्या होता है इसका? हाँ बता रहे थे, हिंदी एग्जैक्ट हम तुमको नहीं बता पाएंगे, हिंदी वर्ड नहीं बता पाएंगे, तुम गूगल डिक्शनरी में तुम सर्च कर लेना, लेकिन कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है वो हम तुमको बता देंगे, ठीक है। देखो, तो कैलिब्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, वो होता क्या है, वो चीज तुम समझ जाओगे। हिंदी नाम क्या है, वो हिंदी उतना नहीं पढ़े हम लोग, ये सारा चीज इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। सर टेलीविजन का हिंदी शायद दूरदर्शन यंत्र होता है।
कैलिब्रेशन का नहीं, वैसा नहीं होता होगा। देख लेना यार, हिंद खोज होता है। डिक्शनरी तुम लोग रखे होगे, गूगल पे सर्च कर लेना, हिंदी डिक्शनरी मिल जाएगा फोन, है ना। तो जरूरी है कि समझना चीज को कि है क्या, ना कि उसका हिंदी नाम जानना, है ना। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ समझो कैलिब्रेशन होता क्या है। जैसे मान लो तुम एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, है ना। अब एक कोई इंस्ट्रूमेंट अगर मान लो है, जैसे मान लो तुम एक इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बना दिए। अब इंस्ट्रूमेंट बना दिए, अब इसमें तुम इसको पॉइंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाए हो, मतलब जिसमें एक डिफ्लेक्शन होगा, समझे। इस तरह से इसमें पॉइंटर रहेगा, है ना, और इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये डिफ्लेक्शन होगा तो ये मूव करेगा, है ना। जैसे तुम मान लो कि तुमको एमीटर, आमीटर जो होता है करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो अब तुमको क्या है कि ये डिफ्लेक्शन होगा, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ ये घूमा, ये गया मान लो इतने इतने पे, पहले शुरुआत में इस पोजीशन पे रहता था, यहाँ से इतने पे पोजीशन पे गया, ये लगभग मान लेते हैं कि 10 डिग्री, 10 डिग्री घूमा, है ना। एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल के टर्म में बताएंगे, तो ये 10 डिग्री जो घूमा, है ना। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये 10 डिग्री में कितना एम्पियर बताएगा जी। 10 डिग्री में जैसे मान लो शुरुआत में यहाँ 0 एम्पियर था, तो 10 डिग्री पे ये कितना एम्पियर बताएगा, यहाँ पे एम्पियर कितना रहेगा वैल्यू। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा, ये चीज कैसे पता चलेगा कि अगर 10 डिग्री घूमेगा तो इतना कितना एम्पियर आएगा। तो ये चीज डिसाइड करने का जो प्रोसेस है ना, उसको भी कैलिब्रेशन कहते हैं। कि शुरुआत में तुमको इसका स्केल तो तुम बनाओगे ना जी, ये यहाँ पे स्केल तो तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो तुमको पता चलेगा कि कितना डिफ्लेक्शन पे कितना करंट शो करेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ करंट देते हैं। जैसे मान लो हम 5 एम्पियर करंट दिए, है ना। 5 एम्पियर करंट, इसमें जब हम इसमें कॉइल रहता है, इसमें करंट प्रोवाइड करने के लिए, तो हम जैसे ही इसमें करंट दिए 5 एम्पियर का, तो हुआ क्या, तब जाके ये 10 डिग्री घुमा। इसका मतलब मेरे दिमाग में ये गया कि भाई 5 एम्पियर, यानी 10 डिग्री पे ये कितना दे रहा है, 5 एम्पियर, है ना। 10 डिग्री पे कितना दे रहा है, 5 एम्पियर। इसके बाद से फिर हम आगे देखेंगे कि और भी देखेंगे, मान लो 10 एम्पियर पे हम दिए, ठीक है। तो जब 10 एम्पियर पे दिए, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ से ये 20 डिग्री मान लो घूम गया, है ना। तो यहाँ पे हम 20 डिग्री जब हेलो। घूम गया, तब जाके हम लोग क्या समझेंगे, जब 20 डिग्री जब इसमें घूम, तब हम ये समझेंगे कि इसमें कितना हो गया, यहाँ से मान लो ये टोटल हो गया 20 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग मार्किंग कितना कर देंगे, 10 एम्पियर। तो ये जो मार्किंग कर रहे हैं ना जी, स्केल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, तो ये तो शुरुआत में जरूरत होती है, अगर मान लो तुम नया नया इंस्ट्रूमेंट में तब जाके तुम इसको करते हो। इसके अलावा मान लो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, शुरू में तुम कैलिब्रेट कर दिए उसको, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना। कुछ समय के बाद तुम्हारा मान लो कि इंस्ट्रूमेंट जो है रीडिंग सही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब रीडिंग सही नहीं दे रहा है तो तुम क्या करोगे, उसको जांचोगे कि ये सही मतलब है कि नहीं, है ना। तो सत्यता की माप जो बोलते हैं ना, हिंदी में अगर टर्म ढूंढोगे, तो उसी को कैलिब्रेशन का तुम अगर देखोगे तो मतलब सत्य, मतलब ट्रुथ को जानना, इस तरह से कुछ रिलेशनशिप होगा, तुम लोग देखना, ठीक है। बुढ़िया जो आवे छो म्यूट कर लो, जो भी नहीं है अनम्यूट है, ठीक है। तो देखो, तो ये तो तुम भी क्या करोगे, मान लो कुछ एरर आने लगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा पॉइंटर शुरुआत में ही, शुरू में इसको यहाँ 0 पे रहना था, लेकिन शुरू 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 में ही यहीं पे रहता हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। तब भी जब मान लो कि इंस्ट्रूमेंट में डाउट हो जाए ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब जाके फिर हम उसको कैलिब्रेशन करते हैं। यही चीज मतलब कैलिब्रेशन में हम करेंगे क्या, एक फिक्स करंट देंगे, वो करंट देंगे जिसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता रहे। करंट या फिर वोल्टेज, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मान लो अगर प्रेशर मेजर करता है तो फिक्स प्रेशर देंगे उसको, जिस प्रेशर का वैल्यू हमको पता होगा, है ना। लेकिन पता कैसे होगा भाई, उसको भी किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके तभी तुम दोगे, है ना। आखिर तुम यहाँ पे 5 एम्पियर हम बोले कि 5 एम्पियर दे रहे थे, तुम ये कैसे डिसाइड किए, इसके लिए तुम किसी ना किसी दूसरा स्टैंडर्ड यूज किए होगे, है कि नहीं। तो इस उस स्टैंडर्ड के बेस पे इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किए। कैलिब्रेट करने का मतलब आप समझ गए तुम लोग, कैलिब्रेट करने का मतलब। तो देखो, यहाँ पे इसका डेफिनेशन इस तरह से दिखाया जा सकता है, कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, है ना। एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कैसे, बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके, ठीक है। इसको करने के लिए वही करते हैं हम लोग भाई, 5 एम्पियर दिए, है ना, 5 एम्पियर दिए पे तो 5 एम्पियर इसको करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब ही कुछ गड़बड़ है, समझ गए। तो
तो शुरुआत में तुमको स्केल बनाने के लिए भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसके अलावा एक बार बन चुका है तो तुमको इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा करेक्ट रीडिंग दे रहा है कि नहीं, ये भी चेक करने के लिए उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो कैलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से उसको कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो एक मेजर कर लिए 5 एम्पियर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से, और तब देखेंगे 5 एम्पियर शो कर रहा है, बस इतना। ठीक है, तो देखो कैलिब्रेशन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय कंपेयरिंग विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना। ठीक है, तो ये बात अब तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कैलिब्रेशन है क्या। ठीक है, अब देखो जब तक तुम लोग कैलिब्रेशन समझ चुके हो, कैलिब्रेशन अभी भी किसी को डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अब यहाँ हम लोग आए थे एब्सोल्यूट सर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर वो लास्ट में था आइडियल रीडिंग, तो ये आइडियल रीडिंग का मतलब क्या था सर? अच्छा, क्या आइडियल आइडियल रीडिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आइडियल रीडिंग का क्या मतलब हुआ कि कोई एरर ना हो। आइडियल रीडिंग का मतलब हो गया नो एरर, समझे। अगर तुम 5 एम्पियर दे रहे हो तो कैलिब्रेशन आवाज तुम्हारी कट क्या रही है, फिर से पूछो। सर इससे पहले और कोई डिस्कस कीजिए। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। सर सर बोलो। बोले कैलिब्रेशन से पहले और कोई टॉपिक को डिस्कस कीजिए। नहीं, अभी बोले इससे पहले और कैलिब्रेशन ही शुरू हुआ है, कोई पॉइंट को डिस्कस कीजिए। अभी अभी शुरू ही हुआ है, घबराने की बात नहीं है। देखो ओके क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट को इतने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें पहला जो क्लासिफिकेशन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या फिर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इसी में एक टर्म आया था कैलिब्रेशन, इसीलिए मैं पहले ही कैलिब्रेशन बता दिया, क्योंकि ये टर्म मेजरमेंट में आने वाला है और हर मतलब बार बार आएगा, है ना। तो ये आप जान लेना। किसी को वो आइडियल रीडिंग के बारे में डाउट था, वो क्लियर हुआ या नहीं। सर फिर से बता दीजिए, नहीं थे, थोड़ा सा छूट गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखो कैलिब्रेशन में हम क्या बताएं जी। एक तो अगर इंस्ट्रूमेंट तुम नया क्रिएट कर रहे हो, है ना, तुम मान लो कि मैन्युफैक्चरर हो, तुम नया इंस्ट्रूमेंट किए, तुम सारा कंस्ट्रक्शन कर दिए, उसके बाद लास्ट में तुम क्या करोगे, ये स्केल डालोगे। तो ये स्केल कैसे डिसाइड करोगे कि 10 एम्पियर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 10 एम्पियर होगा, है ना। तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट देते हैं। जैसे मान लो अगर ये एमीटर है तो करंट देंगे, अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज देंगे, प्रेशर गेज है, प्रेशर मीटर है तो प्रेशर देंगे, है ना। तो उस तरह से जो भी चीज मेजर करने के, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वो पैरामीटर हम उसको देंगे। लेकिन हमको पता रहेगा, कोई ना पहले से हमको पता रहेगा कि उसका वैल्यू कितना है। कैसे पता रहेगा, तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से उसको मेजर करके तब जाके इसमें उतना अमाउंट ऑफ करंट। सर रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब? देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि ऐसा समझ लो, तुमको एक हम सिंपल एग्जांपल देते हैं। तुम लोग सब्जी खरीदने सब कोई जाते होगे, है ना। सब्जी खरीदने सब कोई जाते होगे, तो उसके पास क्या रहता है जी, मान लेते हैं वो तराजू बटखारा यूज करते हैं, उसके पास एक बटखारा रहता है ना। सर वो जो स्टैंडर्ड बताए थे वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है क्या? हाँ हाँ, वही स्टैंडर्ड जो वर्किंग स्टैंडर्ड सर होता है ना, वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है। यहाँ बात समझ लो, एक होता क्या है, हम किसको मानेंगे स्टैंडर्ड। यहाँ देखो, जैसे मान लो मेरे लिए क्या हुआ, 1 kg जो हुआ, वो उसके पास एक बटखारा है 1 kg का, ये लिखा हुआ है लोहा वाला, सब कोई जानता है कि हाँ, सब कोई जानता है कि ये 1 kg स्टैंडर्ड है ना। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बाय द वे मान लो कि इसके पास ये है नहीं, ठीक है, ये है नहीं, तो ये क्या करता है, जुगाड़ टेक्निक लगाता है। जुगाड़ में क्या करता है कि वो क्या करेगा कि कोई पत्थर ले लेगा, है ना, मान लो कोई स्टोन ले लिया, ठीक। अब वो इस स्टोन को क्या करेगा, तराजू रखेगा और इसके साथ कंपेयर करके देखेगा, इस स्टोन को इसके साथ कंपेयर करेगा 1 kg के साथ तराजू से, और देखेगा कि ये और स्टोन मान लो कि टूट गया, तो एक छोटा सा और स्टोन डाल देगा, तो 2 स्टोन मिला के वो 1 kg कर लेगा। अब ये जो तुम्हारा है, जब इसको बराबर कर लिया, तो अब ये तुम्हारा 1 kg कहलाएगा। तो ये बंदा वो कर क्या रहा था, वो सब्जी वाला यही कर रहा था कि इस स्टोन को कैलिब्रेट कर रहा था। समझ में आया, इस स्टोन को वो कैलिब्रेट कर रहा था, किसके थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे ये तुम्हारा रेफरेंस हो गया, है ना। तो ये एक एग्जांपल दिए सिंपल, समझ गए, एक सिंपल एग्जांपल दिए कि वो बंदा एक सब्जी वाला कैसे कैलिब्रेट कर ले रहा है ना। तो उस स्टोन को कैलिब्रेट कर लिया, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गया। इसके अलावा अगर मान लो कि उसको अपना तराजू कैलिब्रेट करना है, तो वो क्या करेगा, दोनों तरफ 1 kg इधर मान लो उसको तराजू कैलिब्रेट करना है, तो क्या करेगा कि इस साइड में भी, हाँ इस तरह से रहता है ना,
तो वो क्या करेगा कि इस साइड भी 1 kg रखेगा स्टैंडर्ड और इस साइड भी 1 kg स्टैंडर्ड रखेगा, है ना। उस केस में देखेगा कि मेरा बैलेंस 0 दे रहा है कि नहीं, तब जाके वो इसका कैलिब्रेशन इस तरह, मतलब तराजू का कैलिब्रेशन इस तरह से करेगा और इस पत्थर का कैलिब्रेशन इसको अच्छे वाले तराजू से कंपेयर करके देखेगा। तो इस तरह से कैलिब्रेशन होता है। आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड यूज करना है। स्टैंडर्ड मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आ सकता है जिसका एक्यूरेसी हमको पहले से पता है ना। हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हम उसको स्टैंडर्ड दे सकते हैं जिसका बारे में हमको पहले से पता है कि हाँ भाई ये इंस्ट्रूमेंट सही है, ठीक है। जैसे ये 1 kg का बटखारा हमको पहले से पता था कि ये सही है, ठीक। तो it helps us in determining the error occurred in reading and adjust the voltage for getting ideal reading, ठीक है। तो आइडियल रीडिंग का मतलब यही हुआ कि हम एरर ना हो, है ना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि मान लो कि ये शुरुआत में, जैसे शुरुआत में ही ये 2 एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। जब कोई करंट नहीं दे रहे तब ये 2 एम्पियर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 एम्पियर का एरर आया ना। अब 2 एम्पियर का इसको कहते हैं हम लोग नो लोड एरर कहते हैं। बिना तुम कोई लोड नहीं दियो, कोई करंट नहीं दियो, तब तुम्हारा 2 एम्पियर का एरर आ रहा है ना। या फिर जीरो एरर भी कहते हैं इसको। ये तुम्हारा जीरो एरर कहलाता है। तो तुमको पता चलेगा ना कि एरर है, तो तुम क्या करोगे, इसका स्प्रिंग का सेटिंग करोगे, इस तरह से इसका सेटिंग करोगे कि ये अल्टीमेटली कितना पे आ जाए, कितना पे आ जाए, 0 पे आ जाए, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉसिबल है इसमें कैलिब्रेशन। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो आकाश। सर क्या आइडियल पॉसिबल है सर? क्या पॉसिबल है? आइडियल पॉसिबल है सर? नहीं, आइडियल किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं होता है। अगर बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट रखोगे तो कुछ ना कुछ तो एरर आता ही है। तो बहुत कोई चीज आइडियल नहीं होता है। हमेशा हम लोग जब भी आइडियल बोलते हैं ना तो क्लोज टू आइडियल उसका मतलब होता है। अब बताओ इन्फिनिटी कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। हम लोग हमेशा नहीं सर। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर। वैसे ही आइडियल का मतलब हुआ कि आइडियल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है ना उसके बहुत क्लोज, है ना, उसके बहुत क्लोज हो जाए, जितना बढ़िया हो सके उतना हम कोशिश करेंगे, है ना। तो ये पर्पस रहता है उसके साथ, ठीक है। कैलिब्रेशन क्लियर यस सर। हो? जब इसमें बोलो जब इसमें करंट जब बोलो। सर इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने के लिए ही ना कैलिब्रेशन का उपयोग कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं। देखो दो चीजें हैं। शुरुआत में अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट तुम बना रहे हो मैन्युफैक्चर, तब जाके ये तुम रीडिंग डालने के लिए कर दिए। उसके बाद मान लो तुम कुछ समय तक यूज किए, है ना। कुछ समय तक यूज करने के बाद से क्या होता है कि वो गलत वैल्यू देने लगा, तो तुम ये सर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तब उसको जांच करने के लिए कि मेरा इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, तब भी हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। समझ गए? ठीक है। मेरा इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं, ये कैसे जांचेंगे, इसको जांच करने के लिए हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है सर। जब इसमें करंट वगैरह कुछ भी फ्लो नहीं होता या कुछ भी ये नहीं होता है तो इसमें इतना का एरर देता है, अगर हो तो इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये पॉइंटर, एक सेकेंड वेट करो तुम लोग, हम एक वीडियो तुम लोग को दिखाते हैं। वीडियो क्या, वेट करो, हम एक इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं उसमें कैसे एरर आता है और कैसे एडजस्ट किया सकता है, हम तुमको दिखाते हैं, तुम लोग को ओके क्लियर हो। सर। वेट करो। ओके सर। ओके, मेरा वीडियो सबको क्लियर है ना? यस ठीक है, सर। देखो ये इंस्ट्रूमेंट हम दिखाए थे, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट हम कल भी तुम लोगों को दिखाए थे। अच्छा देखो यस अभी ये एक्चुअली एक प्रेशर गेज है, ठीक है। बॉर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है, इसका जिक्र आगे भी आएगा, है ना। ये इसमें बॉर्डन ट्यूब है, इसमें हम लोग जब प्रेशर देते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पे ये तो अभी फिलहाल टूटा हुआ है ना, ये मतलब सर्विस में है नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रेशर जाता है ना तो इसका ये जो है ये इसमें इस पे प्रेशर पड़ता है, ये अल्टीमेटली इस पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जब इस पे प्रेशर पड़ेगा ना, इसका अरेंजमेंट इस तरह किया रहता है अंदर में, स्प्रिंग डाल के और मैकेनिकल लिंक डाल के, कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझे, है ना। तो ये 0 से इस तरह से आगे पीछे तुम्हारा डिफ्लेक्शन होता है, समझ गए। अब तुम सोचो कि मान लो हम कोई प्रेशर नहीं दिए, है ना। अभी रीडिंग कितना है जी? 0, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये कुछ इसमें एरर रहता तो हो सकता था कि इसका एरर रहता और हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं तब इसका वैल्यू इतना दे रहा है ना।
हम कोई प्रेशर नहीं दिए Yes, हैं, sir. मान लो तभी इसका वैल्यू ये 2 पे दे रहा है, 2 kg, है ना। ठीक है, तो ये अब क्या, ये मेरे लिए एरर हो गया, ये 2 जो दे रहा है, 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर दे रहा है, ये तुम्हारा मेरे लिए एरर हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, इसका पीछे से देखो, ये जो पीछे से है ना, इसका इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहता है, स्प्रिंग भी रहता है, मैकेनिकल लिंकेज भी है, उसको एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से वापस 0 पे लेके आ सकते हैं, तो ये मेरा एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीका यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, सर। ओके, तो चलो वापस से हम लोग आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा कैलिब्रेशन पॉइंट अब तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में। देखो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर वो रिफरेंस कहाँ से लेके आएंगे, है ना, तो रिफरेंस कोशिश किया जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से लिया जाए। क्यों भाई? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझे। तो तुम लोग कहोगे कि सर इसको तो आप, ये जो है इसको तो आप कैलिब्रेट करके रखे हैं, यानी कि इसमें पूरा डायल बनाया हिसाब से देता है, लेकिन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई डायल नहीं रहता है, समझे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई डायल नहीं अवेलेबल रहता है। वो क्या करता है, वो एक्चुअली कैलकुलेट करता है पूरा, मतलब फिजिकल लॉ के हिसाब से, और इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या रेडियस, मान लो इंस्ट्रूमेंट का मास होगा, वेट होगा, और पूरा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके तब निकालता है। एक तरीके से जो मेथड होगा ना एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में यूज, वो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, और कुछ ना कुछ फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है, तब जाके हम लोग करंट का कैलकुलेशन करते हैं, समझे। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट इसलिए बोल रहे हैं, पहला चीज इसमें कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और दूसरा चीज इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो मेजरिंग प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तुमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तुमको मान लो 5 एम्पीयर करंट मेजर करना है तो तुमको डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, तो ये तुमको डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, इसी के लिए इसी वजह से इसका यूज होता है लैबोरेटरीज में होता है। ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज है, लैबोरेटरी में होता है। और दूसरे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। मान लो इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हम जो यहाँ पे कैलिब्रेशन कर रहे थे, है ना, यहाँ पे 5 एम्पियर हम करंट दे रहे थे ना जी, तो ये करंट हम किससे मेजर करेंगे? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे, क्योंकि उसका एक्यूरेसी अच्छा है। तो हम समझेंगे कि हाँ ये वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा है, तो वो अच्छा से दे रहा होगा। उस 5 एम्पियर को हम लोग उसका यूज करके इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेंगे, है ना। सर नल मेथड का भी तो एक्यूरेसी अच्छा होता है, तो फिर उससे हाँ, क्यों नहीं? नल मेथड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। रेफरेंस के बहुत, रेफरेंस की तरह। हाँ, रेफरेंस के लिए, रेफरेंस, हाँ हाँ सर। रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी उसका भी यूज कर सकते हैं। नल मेथड में लेकिन गैल्वेनोमीटर रहता है, डिफ्लेक्शन टाइप जो रहता है, उसका भी एक्यूरेसी अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन सबसे नल मेथड में भी तुमको कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, उसको भी कैलिब्रेट, उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, जैसा डिफ्लेक्शन वाला गैल्वेनोमीटर है, उसको भी कैलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ जाती है ना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट है भाई, सबसे मतलब परम है, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा गया, समझ गए ना। और जो अगला टाइप आता है वो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी वाले में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और तुम्हारा प्राइमरी वाला जो है, जो एब्सोल्यूट है, उसको कोई कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्वोपरि है, ऐसा समझ लो। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग यूज करते नहीं है। यूज कौन करता है? साइंटिफिक और लेबोरेटरी पर्पस। ठीक है, इतना इतना जो पॉइंट तुम लोग बताए उतना ही दिमाग में रखना है, और बाकी सारी चीजें लिखी हुई है। देखो, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो रीडिंग देता है ना, वो डायरेक्ट नहीं देता है। अब जैसे मान लो इसका, मान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो बताएगा कि हाँ इतना डिग्री से घुमा है, ठीक। उसके बाद से इस ये जो मान लो कि इंस्ट्रूमेंट है, इसका रेडियस इतना है, इसका वेट इतना है, सब से लेके, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, सब से लेके कैलकुलेट करके तब लेके निकाला जाता है। यानी कि मशीन का कुछ ना कुछ फिजिकल कांस्टेंट क्या हुआ, मशीन का फिजिकल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? म्यूट कर लो जिसका भी म्यूट नहीं है। मशीन का फिजिकल कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे रेडियस हो गया, है ना, रेडियस हो गया, फिजिकल कांस्टेंट हो गया, तुम्हारा एरिया हो गया,
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो इस तरह से मास हो गया, ये सारा इसका फिजिकल कांस्टेंट हो गया। तो इसके टर्म में तुम्हारा अल्टीमेटली क्या करता है, वो रीडिंग देता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल जो है ना, दो वो एग्जांपल याद रखना है, पहला जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, दूसरा जो है रेले करंट बैलेंस। ये दो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो इसमें से मतलब कौन सा, मतलब ऑप्शन ऐसे दे देगा, तो ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा, उसमें एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या रेले करंट बैलेंस ये दिया रहेगा। तो ये रेले करंट बैलेंस जो है और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली क्या है कि इसका ज्यादा डिटेल हम लोग को जानना नहीं है, समझे। टेंजेंट बस नाम याद रखना है, लेकिन फिर भी तुम लोग क्या करो, इसको एक नोट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिमाग में रखो, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही बस इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में अब देख लो होता क्या है, ये एक्चुअली यूज होता है करंट के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो जो करंट मेजर होता है ना, वो किसके टर्म में होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, है ना। मान लो कि ये जो है एक निडल रहता है, जैसे मैग्नेटिक कंपास तुम लोग देखे हुए ना जी, उसी तरह से इसमें रहता है, एक निडल रहेगा, तो वो कितना घूमा उसका टेंजेंट कितना होगा, फिर उसके बाद से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर रेडियस कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना इसमें वायर यूज किया गया है, ये सारा से लेके तब एक कैलकुलेट किया है। बड़ा लफड़ा वाला काम होता है ना। इसीलिए लेबोरेटरी वाले साइंटिस्ट लोग ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है तुमको याद नहीं रखना है, एक बार ध्यान देना। तो ये ऐसा मत सोचना कि हाँ इसको हम लोग इसको नोट करके लिए, है ना। ये नोट पॉइंट जो है तुमको मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर डिस्क्राइब करना है तो बस इतना ही करना, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर तुम्हारे मतलब दिमाग में रहता है कि भाई है क्या, नाम एक आर आ जाता है इसीलिए और फिगर दिखा दी, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इतना सारा वैल्यू को लेके तब जाके वो कैलकुलेशन कर पाता है, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से मेजर क्या किया जाता है जी, अल्टीमेटली करंट मेजर किया जाता है। इसका फिजिकल कांस्टेंट क्या क्या है, जैसे तुम्हारा रेडियस हो गया, डिफ्लेक्शन, निडल का डिफ्लेक्शन हो गया, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या यूज हुआ है, ये सब, ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें यूज किया गया है, तब जाके कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेशन होता है उतना नहीं जानना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसी का एक दूसरा टाइप है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का, वो कौन सा है, रेले करंट बैलेंस। देखो ये ऐसा रहता है करंट बैलेंस, देखो इतना सारा कॉइल इसमें है, ठीक है। देख रहे हो ना, तो तुम कितना करंट एक साइड में दे रहे हो, फिर दूसरा कितना करंट दे रहे हो, उसके बाद से ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ही है, अल्टीमेटली वो बैलेंस ही है, करंट मेजर करके इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये समझ गए तुम लोग, है ना। एक्चुअल वर्क क्या है सर, प्राइमरी बोलो फिर से, क्या पूछे। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एक्चुअल वर्क क्या है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एक्चुअल वर्क है एक्यूरेसी बहुत हाई देना। जैसे मान लो कि ऐसा समझो कि तुमको जो है, और सबसे मेजर इसका टास्क ये रहता है ना, इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसका प्राइम पर्पस एक तरीके से कैलिब्रेशन हो गया। इसके अलावा जहां पे हम लोगों को एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मान लो कि 0.000000001 इस तरह इतना छोटा करंट हम लोग को मेजर करना है, ठीक है, इससे भी छोटा करंट मेजर करना है, उन सब कैटेगरी में इसका एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है ना। उस नॉर्मल तुम इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो इतना एक्यूरेट नहीं दे सकता, इतना वैल्यू, उसका प्रिसीजन इतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन इसका उस मामले में बहुत अच्छा रहता है। तो वैसे सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी अच्छा है, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दो पर्पस समझ गए ना इसका। ये बताया सर, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? जो सुनो, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना। इसका वर्क क्या है सर? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का, यस सर। देखो ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, समझे। करंट हाँ। मेजर करना, इसका वर्क है करंट मेजर करना। अब इसको मान लो, इसका यूज करके तुम दूसरे आमीटर को तुम क्या कर सकते हो, दूसरे आमीटर को तुम कैलिब्रेट कर सकते हो, इससे करंट मेजर किया जाता है अल्टीमेटली। ये एक टाइप है एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट का। मतलब कि उसका एक प्रकार है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का है। हाँ, उसका एक एग्जाम्पल हो गया, नोट में उसका एग्जाम्पल हो गया, समझे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये एग्जाम्पल है,
ठीक है ना जी। सब्जी का एग्जांपल परवल आलू बोलते हो ना जी, वैसे ही ये एक एग्जांपल हो गया इसका। चलो सर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का अगर टाइप्स पूछ दे और उसको एक्सप्लेन करना पूछ दे तो फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का टाइप अलग से नहीं आता, ठीक है, तो उसका टाइप नहीं पूछेगा, है ना। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, एग्जांपल पूछेगा तुमसे, तो एग्जांपल में तुम 2 एग्जांपल दिमाग में रखना, है ना। टाइप नहीं पूछेगा तो भी उसका अलग से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो ये आ जाओ अब यहाँ से, कैलिब्रेशन तो तुमको बता ही दिए है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अब समझना है तुमको। देखो देखो सर न्यू बैच है क्या सर? ये एकदम न्यू बैच है मेरे भाई, ठीक है। अगर क्लास छूटा है तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, लिंक तुम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, वहां जाके तुम लोग देख सकते हो। सर ये कितने लेक्चर का हो गया सर? कौन सा ये लेक्चर है? तुम इसको तीसरा लेक्चर समझ सकते हो, है ना। तीसरा लेक्चर, इनफैक्ट ये दूसरा ही लेक्चर है एक तरीके से, ऐसा समझो। कहने का तो 3 क्लास हो गया, लेकिन पहला 2 क्लास बहुत ही स्लो चला था, है ना। दूसरे क्लास में तो सेम चीज रिपीट हुआ था, ठीक है। तो तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, सर तो ऐसा नहीं पिछले क्लास से इसका अभी का ज्यादा लेना देना नहीं है, है ना। तो आज के क्लास में जो भी इंटर किया है तो वो आज का क्लास देखे, आज की क्लास को समझे, इसका पीछे से ज्यादा लेना देना नहीं है। और जिसका छूटा हुआ है पिछला क्लास वो आराम से यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, अवेलेबल है ना। लिंक नहीं होगा तो ग्रुप में बोलना, मिल जाएगा, कल भी दिया गया था, अगर आज कोई ज्वाइन किया होगा तो भी मांग लेगा, मिल जाएगा, है ना। और भी किसी को डाउट? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, देखो ये इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, तुमको जो भी चीज मेजर करना है ना उसका जो रीडिंग है वो क्या करेगा, ये डायरेक्टली दे देगा, है ना। जैसे हमको करंट मेजर करना है तो वो डायरेक्टली दे देगा। तो इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज करते हैं, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, है ना। ये डायरेक्टली तुमको क्या कर देगा, रीडिंग दे देगा, आपको जितना चाहिए भाई रीडिंग मिल गया, खेल खत्म, है ना। तो लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, इसको कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसको हम लोग किससे कंपेयर, इसको कैलिब्रेट करेंगे। देखो या तो अब इसको कैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं जी, या तो आप एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट कीजिए, अभी बता रहे थे ना कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है कैलिब्रेट करने के लिए। तो या तो आप इसका कैलिब्रेशन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कीजिए, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, किसी दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जिसका ऑलरेडी कैलिब्रेशन हो चुका है, यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका जो है ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कंपैरिजन करके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, या फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड बिफोर द यूज, है ना। तो तुम्हारा मान लो एक वो जो एग्जांपल अब तुम लोग कैलिब्रेशन में बता रहे थे, ये बंदा जो पत्थर को क्या कर रहा था, कैलिब्रेट कर रहा था, सब्जी वाला ये पत्थर को कैलिब्रेट कर रहा था ना। एक बार वो डिसाइड कर लिया कि ये पत्थर मेरा 1 kg है, तब इसको मानेगा वो अपना स्टैंडर्ड, है ना। अब इसी के बेस पे वो सब्जी देगा, या फिर किसी दूसरे को भी कैलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि अब वो उसको पक्का है कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो यही है, एक बार सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट जो हो चुका है उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। यही इंस्ट्रूमेंट जो होता है इन्हीं को हम लोग प्रैक्टिकली में यूज करते हैं, प्रैक्टिस में हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करता है, साइंटिफिक और लैबोरेटरी पर्पस में, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, ये ध्यान देना। Absolute instruments are very rarely used except in some laboratories and for scientific works. No calibration is needed in this type of instrument. ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ इसको लिखना है और इसको लिखना है, ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। चलो कैलिब्रेशन है तुम्हारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को फिर हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम अलग से 3 तरीके में बांट सकते हैं। पहला जो है तुम्हारा इंडिकेटिंग टाइप, है ना, पहला जो तुम्हारा इंडिकेटिंग, दूसरा जो तुम्हारा हुआ इंटीग्रेटिंग टाइप, तीसरा जो तुम्हारा हुआ वो है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इसका नाम से एकदम से क्लियर है। इसका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा, ठीक है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा जो डायरेक्टली तुम्हारा क्या करे, वैल्यू को मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डायरेक्ट तुमको शो कर दे, है ना। जैसे अभी कितना करंट है, जैसे मान लो तुम सिंपल सा जानो,
वोल्टेज स्टेबलाइजर देखे हो घर में पहले लगा रहता था, टीवी के बगल में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा रहता था, हम लोग देखते थे। कौन देखा है? यस सर, है ना? तो यस सर देखे। चलो ये भी देखे हो। और इसके सर अलावा वीडियो बार बार कट जा रहा है। वीडियो सबका ऐसा हो रहा है क्या जी? नहीं नहीं सर। सर। तो तुम जिसका कट रहा है ना वो एक बार क्या करे, डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करके ट्राई करो, है ना? ठीक है, तो देखो मैं क्या फिर बता बार बार कट जा रहा है। तो तुम्हारे नेट में इशू होगा भाई, जब इतने लोगों का सही चल रहा है तो क्या कह सकते हैं बताओ। देख लो अपना नेट का कनेक्टिविटी देख लो, या फिर घर से थोड़ा बाहर उधर निकल के देख लो, हो सकता है बाहर नेटवर्क सही आ जाए। तो देखो है क्या, हेलो सर, मुझे समझ में नहीं आया। हेलो, हाँ बोलो। मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोले अभी? तुम्हारा नेटवर्क का इशू था ना? जी सर, थोड़ा नेटवर्क चल गया था ना। तो तुम थोड़ा हवा में जाओ, बाहर ओपन एरिया में जाओ जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो, है ना? नेटवर्क का हम यहाँ से बैठे बैठे तो कुछ इलाज कर नहीं सकते, है ना? ठीक है, तो देखो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हाँ क्या बता रहे थे, एक तो ये बता रहे थे तुम लोगों को वोल्टेज स्टेबलाइजर घर में जो लगा रहता है वो देख लो। इसके अलावा जैसे मान लो तुम लोग बाइक चलाते हो तो बाइक में दो तरह का मीटर लगा रहता है। एक मीटर जो रहता है कितना स्पीड हुआ वो तुरंत शो करता है ना? तो जैसे जैसे जितना स्पीड रहेगा एट अ टाइम उतना ही स्पीड शो करेगा, ठीक है? वो ये नहीं बताएगा कि 1 घंटा पहले कितना स्पीड था, वो ये नहीं बता सकता। उस समय जितना स्पीड है उतना ही को इंडिकेट करेगा, है कि नहीं? यस सर। उस समय, ठीक है, एट अ टाइम उस समय जितना वैल्यू है उसी को इंडिकेट करेगा। पहले क्या था उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वही होता है, उस समय जितना वैल्यू होगा उसी को इंडिकेट करेगा, समझ गए? है ना? जैसे ठीक है, तो हम लोग जो ऑर्डिनरी मीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारा जो है इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो तुम्हारा जो तुम्हारा स्पीड जो दिखा रहा है ना वो भी तुम्हारा इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज which indicate magnitude of electrical quantity at the time, ये इंपॉर्टेंट है, at the time when it is being measured, है ना? उतनी जितने समय पे उसको मेजर किया जा रहा है उसी समय पे क्या करता है वो रीडिंग शो करता है, ठीक है? सर इसमें घड़ी भी तो आ जाएगा ना? हाँ, घड़ी समय मेजर कर रहा है तो अभी कितना है उतना ही बता रहा है, तो घड़ी भी हो सकता है, ठीक है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये देखो। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो मान लो कि अब तक कितना मेजर किया गया है ना, किसी सर्टेन टाइम से अब तक कितना मेजर्ड वैल्यू हुआ उसको ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब तुम लोग जानते हो समेशन, है ना, एडिशन। तो अब तक कितना आया है मेजरमेंट उसको ऐड करते हुए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है ना तो उसको कहेंगे कि वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो वो क्या करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। तो अब ऐसा एग्जांपल कौन सा है, एनर्जी मीटर जो हमारे घर में लगा रहता है। एनर्जी मीटर में क्या होता है जी, तुम लोग देखते होगे कि अब तक कितना यूनिट तुम खर्चा किए हो वो दिखाते रहता है कि नहीं, बताओ? तो वो ऐड करते जा रहा है ना, है ना? सर ऑडोमीटर भी तो हो सकता है। हाँ, ये जो तुम्हारा घर में लगा नहीं, अब देखो जो तुम्हारा बाइक में लगा रहता है ना, तो बाइक में एक तो होता है तुम्हारा करंट स्पीड बताता है, और दूसरा जो एक रहता है बाइक में देखते रहोगे कि आज तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? म्यूट कर लो मेरे भाई, म्यूट कर लिया करो यार। विकास कुमार है सर। मंजीत, विकास, नहीं सुन रहा है। हो गया। आप ही कर दीजिए ना सर। हाँ कर दिए। चलो, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हाँ जो बाइक वाला बता रहे थे ना, जो तुम्हारा बाइक में लगा रहता है वो क्या बताता है कि आज तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? एक बार सेट कर दो, मतलब जो लास्ट सेटिंग पॉइंट जो था उसके बाद से अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो तुमको शो करते रहता है। तो वो भी क्या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, अल्टीमेटली बताते जा रहा है ना कितना तुम्हारा आया है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है? तो देखो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज व्हिच मेजर टोटल अमाउंट, इधर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड ओवर ए टाइम पीरियड। तो टोटल कितना किया है वो ओवर ए टाइम पीरियड वो टोटल इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या है, एनर्जी मीटर और एम्पियर आवर मीटर। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है आगे। एनर्जी मीटर क्या होता है, एम्पियर आवर मीटर क्या होता है, ये सब आगे हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है। मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सब तुम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम लोग कल कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ये एक बार पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे उन सबका डिस्क्रिप्शन आएगा। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट है, सर ये पावर फैक्टर मीटर पावर फैक्टर मीटर ये भी होता है। अब तुम लोग पावर फैक्टर मीटर समझने से पहले तो तुमको जानना पड़ेगा ये पावर फैक्टर क्या होता है ना। तो हम लोग जो पावर फैक्टर क्या होता है, ये तो तुम लोग पता नहीं, ये इसमें पढ़े हो, नेटवर्क में नहीं पढ़े हुए हो तो देखो, पावर फैक्टर को cos फाई बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि वोल्टेज है ना, cos फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। फाई क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास सर्किट में वोल्टेज है और करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में कोई एंगल रहा है ना, मतलब दोनों अगर लैग किया, ठीक, तो इनके बीच में एक एंगल होगा, उस एंगल का जो वैल्यू होता है ना, ये cos फाई आता है। ठीक है, तो तुम लोग जानते होगे कि नहीं, ये एक्टिव पावर जो होता है ना वो होता है VI cos फाई। तो इसीलिए ये cos फाई जानना जरूरी होता है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि रियल पावर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये cos फाई का इंपॉर्टेंस उस केस में आ जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पावर मीटर पढ़ेंगे। पावर फैक्टर मीटर भी इंडिविजुअल पढ़ना ही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, करंट और वोल्टेज के बीच में जितना एंगल रहता है उसके कॉस को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि रियल पावर निकालने के लिए हमको इसका ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये दो चीज दिमाग में रखो पावर फैक्टर के लिए। और भी डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तीसरा कैटेगरी जो है तुम्हारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये जान लेना है कि तुमको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उस वैसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वो जो रिकॉर्ड रखे, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखे, वेरिएशन। मतलब जैसे मान लो कि तुम 5 मिनट के लिए तुम उस इंस्ट्रूमेंट में लगाए तो 5 मिनट तक का रिकॉर्ड तुमको दे दे, है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल है तुम्हारा ECG। तो तुम लोग ECG अगर तुम लोग गए होगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलता है वो, हार्ट का रेट तुम्हारा इस तरह से ऐसे 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 शो करता है ना। फिल्मों में भी तुम लोग देखते होगे। तो तुम लोग जब जाओगे ना ECG का रिपोर्ट लोगे तो वो क्या करेगा ना, एक पेपर में देगा, ग्राफ में पूरा तुमको इस तरह से प्लॉट करके दे देगा। मतलब बता देगा कि जितना समय तक हम लोग मेजर किए तो उस समय आपका हार्ट रेट इतना था। तो एक तरीके से ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा वीडियो कैमरा है, तो उतने समय में बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखे हुए हो, है ना। तो कैमरा में जो तुम लोग रिकॉर्ड करके रखे वो भी एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कैमरा भी तो हो सकता है। हाँ, तो वीडियो कैमरा पता ही रहे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच कीप कंटीन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी ऑब्जर्व्ड ओवर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो जो भी है, तो इसको डेफिनेशन में दिया गया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के टर्म में, है ना। तो वीडियो सिग्नल को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ले सकते हैं, जो अल्टीमेटली वो सिग्नल ही रहता है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लो कि सच इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली यूज्ड इन पावर हाउस वेयर करंट, वोल्टेज एंड पावर टू बी सर्टेन एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। म्यूट कर लो भाई और अपना वीडियो बंद रखें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब देखो अगला जो टाइप है तुम्हारा है एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी समझ लो, इजी है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो तुम्हारा क्या करता है, जो वेरिएशन जो शो करता है ना वो कंटिन्यूअस शो करता है। ठीक है, कंटिन्यू। जैसे मान लो कि जो भी तुम ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तुम लोग जो यूज करते हो ना जी, वो क्या करता है जी, कि सीधे बताएगा कि हाँ यहाँ के पास इतना वैल्यू देगा। ठीक, वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू में तुमको शो किया कि 2 के बाद से 3 शो करेगा, है ना। या फिर जैसे उसमें वैल्यू है, रीडिंग है, जैसे तुम लोग 2 के बाद से डायरेक्ट 3 शो करेगा या फिर 2:32 शो कर रहा है। ठीक है, टाइम। तो इस तरह से रीडिंग उसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखो एनालॉग सिग्नल का डेफिनेशन में देखो, द सिग्नल ऑफ एन एनालॉग यूनिट वेरी कंटिन्यूअस फैशन। देखो इस तरह से जो वेरिएशन होता है ना, कंटिन्यूअस फैशन कहते हैं। यहाँ पे टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम के साथ इसका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस, मतलब इस तरह से वेरी कर रहा है।
लेकिन जो जो तुम्हारा होता है ना और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू उस रेंज में ले सकता है। देखो इतना से इसमें के बीच में कितना कितना वैल्यू आया तुम सारा निकाल सकते हो कि नहीं, इतने से इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, तुम जितना जितना वैल्यू आया इसके बीच में तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एनालॉग ऐसा इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, ऐसे है ना, एक पॉइंट यहाँ पे दिया तो अगला वैल्यू इतना इतना पॉइंट पे देगा, अगला वैल्यू इतने इतने टाइम पे देगा, है ना। तो मतलब हर एक टाइम के पीछे नहीं, जैसे मान लो है ना, तो ये देखो यहाँ पे शो किया, यहाँ पे शो किया, यहाँ पे शो किया, बीच में कितना है नहीं पता, बीच में वैल्यू कितना है ये नहीं पता है, तो ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए, टाइम के रिस्पेक्ट ये कंटिन्यूअस नहीं, इन दोनों के बीच में कितना हो ये नहीं बता सकता, है ना। तो देखो इसी ऐसा जो वेरिएशन होता है ना, इसी को डिस्क्रीट स्टेप कहते हैं। यही जो है ना यहाँ शो किया गया, ये है डिस्क्रीट स्टेप। सर जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे घड़ी लगा रहता है उसको बोल सकते हैं? कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म पे? जो ऑब्वियसली जैसे जो घड़ी लगा रहता है। हाँ हाँ, वो तुम्हारा डिजिटल ही रहता है। अब वो तुम जो घड़ी बोल रहे हो अगर न्यूमेरिक इस तरह से डिस्प्ले दे रहा है तो वो डिजिटल है। ठीक है ना। और जो हम लोग घड़ी हम लोग हाथ में पहनते हैं ना जी, रिस्ट वॉच, ये सर एनालॉग घर वाला, वाला भी तो था। हाँ वो एनालॉग हो उसको सर गया। उसको एनालॉग में ले लेंगे सर। अब तुम रेलवे वाला कौन सा तुम बोल रहे हो? हाँ, घड़ी वाला हम लोग एनालॉग ले लेंगे। घड़ी में भी डिजिटल घड़ी आता है जो डिजिटल वैल्यू डायरेक्ट शो करता है। 232 है तो 232। सर लेकिन जो आजकल का सर जो लेकिन आजकल का जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे घड़ी लग रहा है वो तो डिजिटल ही लग रहा है सर। हाँ आजकल डिजिटल ही रहता है, अब एनालॉग रहता नहीं है। पुराने स्टेशनों पे कहीं कहीं मिलेगा सर घर पे भी तो डिजिटल ही रहता है, एनालॉग हाँ कहाँ रहता है? अब वो तो लोगों पे होता है ना, किसी को एनालॉग पहनना पसंद आता है। बचपन में थे तो उनको बहुत डिजिटल का शौक था, छोटा वाला टूजिया डिजिटल घड़ी पहनते थे, बहुत छोटे थे तो, है ना। अब लगता है कि ना एनालॉग का कुछ अपना स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सबका ऐसा ये चेंज होते रहता है। तो जिसका जो लगे, तो एनालॉग हो गया कंटिन्यूअस शो करेगा। ठीक है, तो उसमें स्टेप्स अलग अलग नहीं होंगे, तुम इसके बीच में कितना वैल्यू होगा ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आमीटर, वोल्ट मीटर, रिस्ट वॉच, स्पीडोमीटर, ये सारा इस कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिस्क्रीट स्टेप होता है। जैसे एक के बाद से 200 किया, बीच में कितना है नहीं पता है ना। ठीक है, तो इसमें जो है फाइनाइट नंबर होगा, हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, देखो इसमें इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते थे। देखो इसमें बहुत सारा कचरा हो जा रहा है, इस कचड़े को हम मिटा देते हैं। एक्चुअली सब जरूरी भी है, क्या कर सकते हो, रहने देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का कुछ अपना एडवांटेज होता है, बहुत सारा एडवांटेज होता है भाई। देखो सबसे पहला एडवांटेज होता है ना, ये ह्यूमन ऑपरेशनल एरर को एलिमिनेट कर देता है। देखो एनालॉग घड़ी में देखने में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वो एग्जैक्ट टाइम एकदम से नहीं बता सकते। जैसे मान लो कि 2:32 है तो हो सकता है वो 2:33 भी बोल दे। एनालॉग घड़ी में तुम एकदम से क्लियर नहीं ना बोल सकते जी, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर जल्दीबाजी में हो तो तुम तो बता दो कि हाँ अरे 2:30 हो रहा है, 2:35 भी हो रहा है, तभी मतलब 2:35 और 2:30 के बीच में है तो तुम या तो 35 बोल दोगे या फिर 30 बोल दोगे, है ना। ऐसे लोग अप्रोक्सीमेट बताएगा। लेकिन अगर डिजिटल घड़ी वाला जो कोई बंदा है, अगर तुम उससे पूछोगे टाइम तो वो एग्जैक्ट बताएगा, 2:32 हो रहा है कि नहीं। तो डिजिटल का यही एडवांटेज होता है, ह्यूमन ऑपरेशनल एरर है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल जो भी डिवाइसेस है ना, वो उसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी आजकल आ गई है कि नहीं। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं आजकल स्टोरिंग कैपेसिटी है, तो मान लो कि पिछला रिजल्ट को स्टोर भी कर सकता है। ठीक, जैसे डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह है आजकल। मल्टीमीटर तुम लोग देखे नहीं होगे शायद, फ्यूचर में हम कभी दिखाएंगे तुम लोग को मल्टीमीटर, जब मल्टीमीटर वाला चैप्टर बताएंगे ना, तो वहाँ एक तुम लोग को मल्टीमीटर दिखा देंगे। ऐसे फोटो वोटो तुम लोग देखे ही होगे या फिर वीडियो तो देखे ही होंगे। तो डिजिटल मल्टीमीटर में भी वही चीज होता है, वो डिजिटल वैल्यू शो करेगा। ऐसे 80 एम्पियर शो करना है तो 80 एम्पियर ऐसे शो करेगा सीधे सीधे। वोल्टेज शो करना है तो 80 वोल्ट ऐसे शो करेगा। ठीक है, उसमें बता रहा है, वो बता देगा कि एम्पियर है, वोल्ट है ना। लेकिन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा रहेगा वैसे ही कांटा वाला, ऐसे रीडिंग शो करते रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्लासिफिकेशन। सर जैसे हम लोग हाँ बोलो। हम लोग के कंप्यूटर या फिर सेल फोन में सर डिजिटल ही क्लॉक है सर। हाँ डिजिटल ही है। ठीक है, हालांकि मोबाइल में हम लोग एनालॉग स्टाइल में भी दिखा सकते हैं, एनालॉग फैशन में भी दिखा सकते हैं, तो डिजिटल ही रहता है। यस सर, लेकिन सर जनरली तो डिजिटल ही यूज करते हैं। हाँ ठीक है,
क्लासिफिकेशन में क्लियर हो गया तुम लोगों को? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, है ना? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का तीनों टाइप क्लियर हो गया, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगला क्लास में चलेगा ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और ये बाकी सारा जो बचा हुआ है वो। आज का क्लास इतना ही एंड होता है, ठीक है? जिसका क्लास मतलब छूटता है वो अपना वीडियो लेक्चर देख के यूट्यूब पे इसको भी डाल दिया जाएगा, आप लोग उस बाकी अपना क्लास कंप्लीट रखें, ठीक है? अगर रेगुलर होना है, सीरियसली पढ़ना है तो भाई सीरियसली पढ़ना, ठीक है? नहीं तो आने जाने वाले तो आने जाते रहते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही एंड करते हैं।